हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में देखें तो ये सबसे फर्स्ट में आता है ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि थ्रू डाइट हम सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वो राइस हो, व्हीट हो, एनी टाइप ऑफ ग्रेन हो, कुछ भी हो। प्रोटीन्स हाँ रहते हैं ग्रेन्स में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो एक तो हो गया डाइटरी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये डाइटरी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है और इसी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट से अल्टीमेटली एटीपी बनता है और यही एटीपी हमारे बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। ठीक, तो सीधा सीधा जो ये डाइटरी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाता है, ये कभी भी डायरेक्टली एटीपी नहीं बना सकता जब तक ना ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज्ड हो। और मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे कुछ पाथवेज है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में शायद आप सभी को पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल नहीं, एक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रहता है। और इस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बनता है। ठीक है, यही है ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये पूरी तरह से एनएरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एनारोबिक प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन के बारे में देखें, इवोल्यूशनरी अगर हम देखें तो हमें पता है कि अर्थ का सबसे पहला जो फेज था उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, अर्थ का जो पहला फेज था उसमें ऑक्सीजन नहीं था, बट एट दैट टाइम जब अर्थ में ऑक्सीजन था ही नहीं, तब भी एक ग्लाइकोलाइसिस चलता था। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, मोर और लेस 9 to 10 एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं और सभी के सभी बिना ऑक्सीजन के काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये पूरी तरह से एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस से बनता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। अब ये इस पाइरुवेट का जो फेट है, इस पाइरुवेट से जो बनेगा वो फेट डिटरमाइन करता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं। ये फैक्टर मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा एनवायरमेंट एनएरोबिक ही रहे, मतलब ऑक्सीजन है नहीं है, ठीक है, एनएरोबिक ही रहे, तो पाइरुवेट करेगा फर्मेंटेशन। यहाँ पे होगा फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन जैसे कि हमें पता है, फर्मेंटेशन दो तरह के हो सकते हैं मेनली। एक है लैक्टेट फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा है इथेनॉल फर्मेंटेशन, या फिर इसे हम अल्कोहल फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है। जब कब हो रहा है ये? जब एनारोबिक कंडीशन मेंटेन है। लेकिन अगर किसी तरह से यहाँ पे एरोबिक कंडीशन आ गया, जैसे कि हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में हमेशा एरोबिक कंडीशन ही रहता है क्योंकि हम ऑक्सीजन इंस्पायर करते हैं। ठीक है, अगर एरोबिक कंडीशन आ गया तो पाइरुवेट क्या करेगा? पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में। ठीक है, और ये एसिटाइल कोए फाइनली एंटर करेगा कहाँ पे? पीसीए साइकिल में। तो ये कुल मिला के हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अगर हम ओवरऑल देखें कि ग्लूकोज से कैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो हम देखेंगे कि पहले तो हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज से थ्रू ग्लाइकोलाइसिस क्या बन रहा है? दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन रहे हैं। ठीक है, और पाइरुवेट फिलहाल के लिए हम एरोबिक मान के चल रहे हैं कि एरोबिक कंडीशन मेंटेन है। तो पाइरुवेट से यहाँ पे क्या बनेगा? एसिटाइल कोए। ठीक है, एसिटाइल कोए बनेगा। एसिटाइल कोए
फिर जाएगा एक साइकिल में, जिसे हम आइदर तो टीसीए साइकिल कह सकते हैं या फिर क्रेब्स साइकिल कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से बनते हैं कुछ एटीपी, जीटीपी, FADH2, NADH। ठीक है, सिर्फ यहाँ से नहीं, ग्लाइकोलाइसिस से भी कुछ एटीपीज बनेंगे। कितने कितने एटीपीज बनेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, एटीपी बनेंगे, कुछ NADPH बनेंगे, कुछ NADH बनेंगे। NADPH तो नहीं, खैर यहाँ पे NADH बनेगा, NADH बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ बनेगा NADH। और ये सब हमारे लिए क्या है, एनर्जी सोर्स। एटीपी तो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स का ही काम करते हैं। NADH से भी एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH से कितना 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के यही होता है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स टोटल अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखें, ये होता है अगर हम ग्लूकोज से स्टार्ट करें तो। अगेन यहाँ पे और एक पाथवे यहाँ से चलता है कि अगर यहाँ पे हम मान ले कि ये एनारोबिक कंडीशन है, अगर यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन आ गया तो यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के एक ओवरऑल एक मेटाबॉलिक पाथवे हो गया। अगर हम याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग हमेशा ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी और चीज से स्टार्ट करें तो फिर वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस भी आएगा, उसके बाद उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा मेन टारगेट जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस को देखना और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल व्यू जान लेना। उसके बाद हर एक स्टेप्स को लेके अलग तरह से वीडियो मैं डाल दूंगी, ताकि हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है वो आपको पता चले। ठीक है, चलिए, तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगी, वो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस में कुल मिला के छोटा हो गया शायद, ठीक है, यहाँ पे ये बताती हूँ। तो अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में दो फेजेस होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जिसमें एनर्जी इनपुट करना है, एनर्जी इनपुट करना है, मतलब कि यहाँ पे एटीपी देना है, एटीपी गिवन। ठीक है, और दूसरा फेज होता है जहां से एनर्जी बनेगा, मतलब हम बोल सकते हैं ये है एनर्जी आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होगा और उसके साथ कुछ NADH प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी इनपुट जो फर्स्ट फेज है, इसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज मतलब कि यहाँ पे सिस्टम प्रिपेयर हो रहा है एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पे जो फेज होता है जिसमें अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस होता है, उसे कहा जाता है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, ठीक है, तो यहाँ से एटीपी जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी एटीपी जाता है। ठीक है, और एनर्जी आउटपुट में या फिर पे ऑफ फेज में यहाँ से एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगी कि प्रिपरेटरी फेज में टोटल 2 एटीपी जाते हैं और पे ऑफ फेज में टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। दैट मीन्स कुल मिला के अगर हम यहाँ तक के एटीपी के बारे में सिर्फ देखें तो कुल मिला के 2 एटीपी गेन होता है सिस्टम में। ठीक है, अगर बस हम डायरेक्ट एटीपी के बारे में देखें। इसके साथ हमेशा याद रखिएगा कि इसके साथ कुछ NADH भी होता है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, इतना बस अभी तक के लिए इतना याद रखिए। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये है ग्लाइकोलाइसिस के पूरे स्टेप्स, और ये है प्रिपरेटरी फेज, मतलब ये फर्स्ट फेज है जिसमें एनर्जी इनपुट हो रहा है। ठीक है, अब इस फेज में पहले तो
ये देख लीजिए कि टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स है, ठीक है। टोटल ग्लाइकोलाइसिस में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 10 फेज होते हैं, जिसमें से 5 प्रिपरेटरी फेज में होते हैं और बाकी 5 पे ऑफ फेज में होता है, ठीक है। उसमें से 3 रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और बाकी के सब मतलब बाकी के 7 रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। क्या बोला मैंने? ग्लाइकोलाइसिस में 3 होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। टोटल रिएक्शंस कितने होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में? ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने के लिए टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं, उसमें से 3 होता है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और 10 में से 3 माइनस करें मतलब 7 रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर वक्त हम देखते हैं जो रेगुलेटरी फेजेस होते हैं या फिर रेगुलेटरी रिएक्शंस होते हैं, वो हमेशा जो इरिवर्सिबल स्टेजेस होते हैं वही होता है रेगुलेटरी फेज, ओके, या फिर रेगुलेटरी स्टेप्स अगर हम मान के चले तो देखिए पहला जो स्टेप है, जो मैंने बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस में 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि इरिवर्सिबल है और बाकी 7 स्टेप्स है जो रिवर्सिबल स्टेप्स है, और ये जो इरिवर्सिबल स्टेप्स है यही रेगुलेटरी स्टेप्स है, रेगुलेटरी स्टेप्स, ठीक है। देखिए क्योंकि ये यूनिक है ग्लाइकोलाइसिस के लिए इसीलिए ये रेगुलेटरी स्टेप्स है, ठीक है। अब देखो पहले क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। देखो ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है 6 कार्बन और ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 कार्बन में एक फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है और यहाँ से हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आ रहा है, ये फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटीपी इनपुट हुआ। यहाँ पे जो एंजाइम है देखिए ये एंजाइम 1 दिया गया है, 1 मतलब यहाँ पे हेक्सोकाइनेस है। तो हेक्सोकाइनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कौन, ग्लूकोज। हेक्सोकाइनेस का सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन है, ग्लूकोज, ठीक है। और एटीपी यहाँ पे क्या है, एनर्जी सोर्स, ठीक है। हेक्सोकाइनेस ग्लूकोज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एटीपी यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर रहा है, एटीपी यहाँ पे एक फॉस्फेट डोनर की तरह काम कर रहा है और बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये हमने जो बोला था 3 इरिवर्सिबल फेज है, उसमें से पहला इरिवर्सिबल फेज यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये एक रिवर्सिबल फेज है। हम्म यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। अब आप लोगों को शायद पता होगा कि ये जो है ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक्चुअली आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो कौन होगा, आइसोमेराइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, आइसोमरेज, ठीक है। और इसका नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। क्यों फॉस्फो, क्यों, क्योंकि फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में भी फॉस्फेट है, तो यहाँ इसके लिए फॉस्फो। हेक्सोज, हेक्सोज क्यों, क्योंकि 6 कार्बन शुगर है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ पे भी छह कार्बन है, इसीलिए हेक्सोज। और आइसोमरेज क्यों, क्योंकि ये हो रहा है एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉस्फेट ग्रुप है मतलब फॉस्फो, हेक्सोस शुगर है तो वहां पे आएगा हेक्सोस, और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो रहा है मतलब आइसोमरेज, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड। अब देखिए मैंने जैसे बोला था कि 3 इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो सेकेंड इरिवर्सिबल रिएक्शन ये है, क्या है ये, यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है। डिफरेंस देखिए, यहाँ पे एक फॉस्फेट था जो कि 6 का पोजीशन पे था, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है जो कि एक फर्स्ट कार्बन पे है और दूसरा 6 कार्बन पे है, इसीलिए बिस फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, बिस बिस का मतलब है 2 फॉस्फेट है, बिस फॉस्फेट अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 फॉस्फेट है और 2 फॉस्फेट 2 अलग अलग कार्बन में है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं जगह किसी जगह पे डाइफॉस्फेट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि दो फॉस्फेट तो है, फॉस्फेट दो ही है, दो फॉस्फेट तो है, लेकिन वो एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। जैसे कि एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे क्या होता है, एक तो कोई कार्बन होता है, उसके साथ एक फॉस्फेट और उस फॉस्फेट के साथ दूसरा फॉस्फेट। तो अगर ऐसे कनेक्ट रहा तो उसे हम कहते हैं डाइफॉस्फेट। लेकिन अगर बिसफॉस्फेट है, इसका मतलब दो अलग अलग कार्बन के साथ दो फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये है बिसफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट के डिफरेंस। तो यहाँ पे आ रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसका मतलब एक फॉस्फेट कार्बन 1 पे है और दूसरा फॉस्फेट कार्बन 6 में है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1, जिसे हम PFK1 भी कहते हैं, ठीक है। PFK1, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन जो आ रहा है वो होगा एक रिवर्सिबल रिएक्शन। और उसमें क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से इसमें कितने सारे कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। इसका होगा क्लीवेज, और क्लीवेज होने के वजह से दो तीन कार्बन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे। एक तो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम कभी कभी GAP भी कहते हैं, और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम DHAP भी कहते हैं, DHAP। तो कभी कभी कहा जाता है गैप और ढैप। ये दो सिंथेसिस होते हैं, कहाँ से, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, एल्डोलिस, ठीक है। यहाँ पे काम कर रहा है एल्डोलिस। देखिए अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ पे बन गया है, लेकिन एक्चुअली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही आगे रिएक्शन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है गैप और ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट गैप, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो रिएक्शन है वो आगे तो बस GAP से ही जाएगा, दैट मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये 3 कार्बन और एक फॉस्फेट वेस्ट होगा, क्या ये वेस्ट करना सही रहेगा, नहीं, ये वेस्ट करना कभी भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं ट्रायस फॉस्फेट आइसोमेरेज। और ये ट्रायस फॉस्फेट आइसोमेरेज क्या करता है, इस DHAP को GAP में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, हालांकि ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, गैप से गैप ही सिंथेसाइज होता है। क्यों, मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखिए अगर हम इक्विलिब्रियम मान के चले, ठीक है, अगर हम मान ले कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी है, ठीक है। नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में 97% ढैप रहता है और 3% ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रहता है, ठीक है। इसे हम G3P लिख देते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बस 3% रहता है। लेकिन और यहाँ पे ट्रायस फॉस्फेट आइसोमरेज भी रहता है, ट्रायस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। और ये ट्रायस फॉस्फेट आइसोमरेज क्या कर सकता है, ये ट्रायस फॉस्फेट आइसोमरेज डैप से G3P बना सकता है और यहाँ से यहाँ भी बना सकता है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस तो चल रहा है, और ग्लाइकोलाइसिस चलने के लिए G3P यूज हो रहा है, क्योंकि G3P से हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेज में G3P से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। तो देखिए G3P तो कंटिन्यूअसली यूज होता जा रहा है, तो ये 3% इक्विलिब्रियम कंडीशन में बस 3% ही रिजल्ट है 3 फॉस्फेट रहता है, जो कि बहुत जल्दी यूज हो जाता है, क्या बन जाता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन फेवरेबल होगा, क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन फेवरेबल होगा,
नहीं, क्योंकि G3P है ही नहीं। G3P जितना था वो तो ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो गया। हम्म, तो कौन सा फेवरेबल होता है? फेवरेबल होता है ये वाला, फेवरेबल होता है ये वाला है, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा, क्योंकि ये है 97%। 97% कंसंट्रेशन है डैप का। गैप का तो पता नहीं, तब ग्लाइकोलाइसिस होते होते शायद 0.1% कंसंट्रेशन बचा रहे। तो तब ट्रांस फॉस्फेट आइसोमरेज के लिए सबस्ट्रेट कौन रहेगा? सिर्फ DHAP ही सबस्ट्रेट रहेगा। G3P को तो वो सबस्ट्रेट की तरह यूज भी नहीं कर सकता। तो तब ट्रांस फॉस्फेट आइसोमरेज क्या करेगा? DHAP को एज इट्स सबस्ट्रेट यूज करेगा और कन्वर्ट करेगा इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। ठीक है, तो इस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो अमाउंट है वो बना रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर से बनेगा। कहाँ से बनेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन दे देते हैं, और यहाँ पे काम कौन करता है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे तो एक था ही, प्लस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से एक और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कुल मिला के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब तक यहाँ पे सारे इससे पहले जितने भी थे सब 1 मॉलिक्यूल थे, सब 1 मॉलिक्यूल थे। 1 molecule of glucose, 1 molecule of glucose 6 phosphate, 1 molecule of fructose 6 phosphate, 1 molecule of fructose 1,6 bisphosphate. Now ultimately यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले तो 1 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate और 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate बनेगा। फिर this 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate will be converted into another 1 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate. So cumulatively there will be 2 glyceraldehyde 3 phosphate. इतना तक जब हो जाता है तब यहाँ का प्रिपरेटरी फेज खत्म होता है। ये जो प्रिपरेटरी फेज है ये यहाँ तक आके खत्म हो गया। अब शुरू होता है पे ऑफ फेज। देखिए, पे ऑफ फेज में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सबसे पहले जो बनता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सॉरी, सबसे पहले जो बनता है वो है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, और कुल मिला के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐसे दिखाए गए हैं। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? पहले तो ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, सॉरी, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। इसके वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगेन देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, मतलब एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट। ठीक, और यहाँ पे आ गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसका मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है। मैंने पहले ही कहा है बिसफॉस्फेट मतलब 2 अलग अलग कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, इसीलिए बिसफॉस्फेट। तो एक C1 में है, दूसरा C3 में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या था? ये एक एल्डिहाइड था। ठीक है, और ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या है? ये एसिड है, ग्लिसरेट, एसीटेट और एसिटिक एसिड, ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड, राइट। तो ये एक एसिड है। तो सबको पता है कि एल्डिहाइड से एसिड कैसे बनते हैं? ऑक्सीडेशन की वजह से, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ और फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन हुआ इसीलिए तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो गया। मतलब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ इसीलिए तो एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ PO4 यहाँ पे आके ऐड हो गया। ठीक, अब ये हो गया, यहाँ पे 2 फॉस्फेट आ गया। सो यहाँ पे एक तो ऑक्सीडेशन हुआ जिसके वजह से एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फॉस्फोराइलेशन हुआ जिसके वजह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसमें एक कार्बन था, एक फॉस्फेट था, वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो गया जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप है। अगेन याद रखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे, तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज।
डिहाइड्रोजनेस जब भी काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। डिहाइड्रोजनेस डिहाइड्रोजनेस जब भी काम करता है, याद रखिएगा, NAD प्लस कन्वर्ट होता है NADH और H प्लस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। और यहाँ पे ये जो फॉस्फेट आया, क्या ये फॉस्फेट एटीपी से आया? कहीं पे आपको दिख रहा है कि एटीपी है? यहाँ पे तो एटीपी आ ही नहीं सकता, क्योंकि है तो ये पे ऑफ फेज, यहाँ पे सिर्फ एटीपी बनेगा। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट आया वो कौन सा फॉस्फेट है? वो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, पे ऑफ फेज अल्टीमेटली जाके कुछ पे ऑफ करेगा इस फेज में, सात सात नंबर फेज में। क्या होगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड से 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा। अगेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड से कन्वर्ट होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा। देखिए यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड था, इस यहाँ पे सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसराइड है, मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट निकल गया और वो निकल के एडीपी के साथ जुड़ के एटीपी बन गया। तो इसने पहली बार एटीपी प्रोड्यूस किया 7th फेज में और 7th साइकिल में। अच्छा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? यहाँ पे काम कर रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देखिए, काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कभी आप देखेंगे कि कोई एक सबस्ट्रेट है, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, और एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप आके इस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है और इसे फॉस्फोराइलेट कर रहा है। इसमें भी काइनेज काम करता है। ठीक है, और अगर कभी ऐसा हो कि एक सबस्ट्रेट है, उसके साथ एक फॉस्फेट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एडीपी आया और ये फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़ के यहाँ से एटीपी हो गया, और यहाँ पे सबस्ट्रेट अलग से रह गया बिना फॉस्फेट के, यहाँ पे भी काइनेज काम करता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हाँ, काइनेज हमेशा फॉस्फोराइलेशन कराता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सिर्फ सबस्ट्रेट का ही फॉस्फोराइलेशन कराए और एटीपी से ही फॉस्फेट ले। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये एडीपी को फॉस्फोराइलेट करके यहाँ से एटीपी बना है और ये फॉस्फेट किसी सबस्ट्रेट से ले, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी काइनेज ही काम कर रहा है, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट क्यों है? सीधी सी बात है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे भी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे भी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। काइनेज जो काम कर रहा है ये है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे भी फॉस्फोग्लिसरेट। काइनेज जो काम कर रहा है वो भी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज यहाँ पे क्या कर रहा है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट ग्रुप ले रहा है, वो एडीपी को दे रहा है ताकि वो एटीपी बनाए, और इस डीफॉस्फोरिलेशन के वजह से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो पहला स्टेप जहाँ पे एटीपी बना इन ग्लाइकोलाइसिस, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बने? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, मतलब हर एक मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट जा रहा है, वो एक फॉस्फेट जाके एक एटीपी को फॉस्फोरिलेट करके एटीपी बन रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? मान लीजिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, मान लीजिए ये एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, ये एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है। यहाँ से एक फॉस्फेट गया, PO4 गया, ये एडीपी के साथ जुड़ा और इस यहाँ से एटीपी बनाया। सेम यहाँ से भी एक फॉस्फेट ग्रुप गया, ये एडीपी के साथ जुड़ा और एक एटीपी बना। तो कुल मिला के कितने एटीपी बने? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो रहा है। देखिए, 3 फॉस्फोग्लिसराइड से 2 फॉस्फोग्लिसराइड बन रहा है, सीधा सीधा ये तो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन हो गया। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन में एक और
नाम क्या है? म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन और आइसोमेराइजेशन ये सब सेम है, आप लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं भी है तो भी डोंट वरी, एंजाइम के ऊपर अलग से क्लास होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। जैसे कि मैंने बोला कि आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइज भी कर सकता है और म्यूटेस भी कर सकता है, ये सभी एक ही ग्रुप में आता है जो कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ही करवाता है। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, अगेन बहुत सिंपल सा नाम है। यहाँ पे भी देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे है क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो जो म्यूटेशन करा रहा है या फिर आइसोमराइजेशन करा रहा है, उसमें फॉस्फोग्लिसरेट तो होना ही चाहिए, और उसके साथ आइसोमराइजेशन के लिए म्यूटेस नाम जोड़ दीजिए, तो हो गया आपका फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। ये हो गया 8th रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, और इसमें जो एंजाइम काम करता है ये है एनोलेज। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, सिंपल सिंपल, हर एक फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल से H2O निकल जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल गए, और क्या हो गया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अगेन कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारा एनर्जी इसमें रहता है। ठीक है, और फाइनली देखिए 10th वाला रिएक्शन है। मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। 2 इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऑलरेडी हमने प्रिपरेटरी फेज में देखे हैं, और ये लास्ट का जो रिएक्शन है ये है 3rd वाला इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट बनता है। ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बनेंगे, और यहाँ का जो फॉस्फो ग्रुप है वो कहाँ पे जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी को वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में कन्वर्ट करेगा। अगेन देखिए यहाँ पे एडीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ रहा है और एटीपी बन रहा है, तो यहाँ पे भी काइनेज होगा, और टोटल एंजाइम, पूरा एंजाइम का नाम है पाइरुवेट काइनेज। ठीक है, तो 10th वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, सीधा सीधा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये है दूसरा फॉस्फेट पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप जा रहा है, ये एक एडीपी के साथ जुड़ रहा है, और यहाँ से एटीपी बना रहा है। दूसरे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से भी फॉस्फेट ग्रुप जा रहे हैं, इसके साथ एक एटीपी जुड़ रहा है और एक एटीपी बन रहा है। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन रहा है, प्लस उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे पाइरुवेट भी बन रहा है, यहाँ पे पाइरुवेट बन रहा है, और यहाँ पे भी पाइरुवेट बन रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बन रहे हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन रहा है। और इसमें कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, ये है पाइरुवेट काइनेज। तो ये है पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। तो देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पे तो प्रिपरेटरी फेज जो है, जो हमने बोला है कि प्रिपरेशन के लिए काम करता है, जो प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी फेज में कितना सारा एटीपी लग रहा है, 2 एटीपी। 2 एटीपी यहाँ पे जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में इनपुट हो रहा है, ये है इनपुट। ठीक है, और अगर हम पे ऑफ फेज के बारे में देखें, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का देख रहे हैं अभी, पे ऑफ फेज में हमें पता है कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच भी बनता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी तो वहां पर चाहिए था, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने, तो जो नेट गेन हुआ एटीपी का वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बने, 4 एटीपी बने, लेकिन 2 एटीपी तो उसे चाहिए भी था, तो नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी, उसके साथ 2 NADH। अब हर एक NADH का हम मानते हैं कि 1 NADH मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो 2 के लिए कितना होगा, 5। ठीक है, तो फिर अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हुआ,
उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने और यहाँ से कितने सारे एटीपी बने, नेट गेन कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से 2 + 5 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बने। कैसे कैसे बने 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, समझ में आया ना? 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे एटीपी चाहिए था और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बने, उसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH भी बना। तो यहाँ से एटीपी का नेट गेन कितना हुआ, नेट गेन हुआ 2 एटीपी, यहाँ पे नेट गेन 2 एटीपी और प्लस 2 NADH। 2 NADH मतलब 2 इंटू 2.5 मतलब कि 5 एटीपी। तो यहाँ पे 2 एटीपी प्लस 5 एटीपी मतलब कि 7 एटीपी। ठीक है, ये है 7 एटीपी। तो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोलाइसिस से होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बना ले, तो यहाँ से नेट गेन कितना होगा, एनर्जी के हिसाब से, एटीपी के हिसाब से हम देखें तो नेट गेन है 7 एटीपी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये ग्लाइकोलाइसिस ओवरऑल व्यू हमने देख लिया। आगे जाके हम हर एक स्टेप के बारे में बात करेंगे, कैसे होता है ये एंजाइम्स, कैसे काम करते हैं, सब आपको बताया जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।